गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके प्लेटफॉर्म RWS सिविल सर्विसेज पर। और मैं तैयार हूं आपके लिए NCERT सार बैच को लेकर। सभी बच्चे जल्दी जुड़ेंगे ताकि आपकी क्लास को शुरू किया जा सके। पहला मिनट जो होता है आपके चैट को देखने का होता है, ताकि अगर कोई समस्या हो रही है तो उसको हल कर सके। बाकी क्लास आपकी कंटिन्यू 1 घंटे तक आज चलेगी। इसके बाद कल भी हम लोग क्लास में रहेंगे और प्रयास ये होगा कि कल कम से कम क्लास 1.5 आवर चले। कल जानते हैं जो मीटिंग भी होता है, कुछ मीटिंग का दौर भी चल रहा होता है, तो कल के बारे में मैं कल ही बता पाऊंगा क्या शेड्यूल रहेगा। बाकी क्लास तो कल आपकी रहेगी ही रहेगी, दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है, वेरी गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। नमस्ते। आशा करता हूँ कि सभी बच्चे स्वस्थ और प्रसन्न होंगे और क्लास की तैयारी में जुट गए होंगे। अजीत जी, तनु, अर्चना, सभी बच्चों का मैंने कॉपी भी चेक किया था। गोरक्षनाथ पांडे, किस बात के लिए सॉरी भैया? क्या कोई दिक्कत हो रही है बताएंगे? तो मैं यहाँ पर अधिक देर चैट तो नहीं देख पाऊंगा क्योंकि फिर क्लास की शुरुआत करनी होती है और चाहते हैं कि थोड़ा क्लास ये जल्दी ही निकल जाए। मध्यकालीन भारत वाला हम लोग आधुनिक भारत में थोड़ा फिक्स कर पाएंगे ज़्यादा बेहतर तरीके से। बात हो रही थी यहाँ पर बलबन की, और बलबन एक बादशाह है, बादशाह सॉरी सुल्तान है, जिसकी चर्चा हमें करनी है। इसका मूल नाम उलुग खान। इससे रिलेटेड एक मैंने प्रश्न भी कल डाला था और कुछ बच्चों ने गलत भी उसको कर दिया, मतलब मुझे लगता है ठीक ठाक बच्चों ने गलत किया है। वो आप भावुक हो जाते हैं। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का रिश्तेदार था, तो इसकी वजह से क्या दिल्ली सल्तनत मजबूत हो जाएगा? इसलिए उसको हम वास्तविक संस्थापक कहेंगे कि वह कुतुबुद्दीन ऐबक का रिश्तेदार था। ये इतिहास यही कहता है। इतिहास तो ये कहता ही नहीं है। इतिहास कहता है कि जो डिजर्व करता है, जिसने सल्तनत को स्थापित करने में, चाहे वो प्रशासनिक व्यवस्था हो चाहे बाहरी आक्रमण से सुरक्षा हो, जिसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वह असल में वास्तविक संस्थापक होगा। तो केवल रिश्तेदार होने से तो नहीं होगा। ये सब विधायक जी सबके यहाँ चलता है, इतिहास में ये सब नहीं चलता। तो आप लोग क्या होते हैं, फटाफट भावुक हो जाते हैं। अच्छा ये भी हुआ होगा, रिश्तेदार तो था तो हुआ होगा। नहीं, तर्क है। तर्क आर्थिक सामाजिक परिवर्तन के साथ चलता है। इतिहास ऐसे किसी रिश्तेदारी से इतिहास नहीं लिखा जाता है। अगर ऐसा होता तो सबसे अच्छा होता कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र आराम शाह था वही सबसे बढ़िया बन जाता। अच्छा होता कि उसी को हम झेलते रहते। तो उसके स्थान पर इल्तुतमिश आया तो उसको हटा करके, तो उससे बड़ा रिश्तेदार तो था नहीं कुतुबुद्दीन ऐबक का। कुतुबुद्दीन ऐबक के बदले यह डिजर्व करता था। इसने हर तरफ अपने प्रशासन की छाप छोड़ी थी, और कुछ ऐसी छाप जिसकी चर्चा हम यहाँ नहीं कर पा रहे हैं, वह भी इसके साथ जुड़ा हुआ था। खास करके देखेंगे आप, न्यायिक व्यवस्था में एक शेर के मुंह में इसने जंजीर लगाया। एक शेर अपना स्थापित किया, शेर मतलब लायन की मूर्ति लगाई भवन के आगे, और रात में भी आकर के कोई अगर उसके जंजीर को खींचता तो घंटी बजने लगता था, और सुल्तान उसी समय उठ करके न्याय करने के लिए आता था। जैसे हमने इसके बारे में अभी नहीं पढ़ा है कि इसने क्वाइन सिस्टम के लिए भी बहुत सारा काम किया था, टंका जीतल ये सभी बनाया था, क्योंकि यहाँ एनसीईआरटी में इस चैप्टर में है नहीं। अब जहाँ होगा उसको देख लेंगे, लेकिन फिलहाल तो नहीं। लेकिन इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन लेंगे तब पता चलेगा कि अच्छा इसने इस प्रकार से साम्राज्य को व्यवस्थित करने का कार्य किया था। तो बहुत सारे बच्चे ने, मुझे लगता है केवल 39% के आसपास ही बच्चे शायद उसको सही कर पाए थे। चलिए प्रिंस गुप्ता, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहां हम करते हैं बलबन। बलबन को हमने देखा किन अर्थों में यह सुल्तान बनता है। पहले ये 20 वर्ष तो एक तरह से रिजेंट बन करके ही रह रहा था। 20 वर्षों तक इसने शासन किया बिना सुल्तान बने। नासिरुद्दीन महमूद के दौर में लगभग 46 के आसपास यह बनता है, और 66 तक यह रिजेंट बन करके रहता है। बीच में एक दो बार थोड़ा सा इसको दिक्कत आई थी, लेकिन फिर से यह सत्ता में आता है, और अंततः जब नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु होती है तो यह शासक बन जाता है, सुल्तान बन जाता है, और फिर यहाँ से 20 साल तक वह आगे शासन कर रहा होता है। यानी लगभग सल्तनत काल का 40 साल बलबन की ही देन है। बलबन ने इस दौरान बहुत सारे कार्य किए, बहुत सारी प्रतिबद्धताएं व्यक्त की, अपने राज्य को बचाया, उसका विस्तार भी किया, और एक ठोस प्रशासनिक अधिकार आधार प्रदान किया, हर रूप में, चाहे आंतरिक के रूप में देखा जाए चाहे बाहरी रूप में देखा जाए। तो यहां पर देखेंगे बलबन के द्वारा जो सुधार है
वो किस प्रकार से किए गए। बलबन के जो सुधार है, इसने क्या क्या किए? इसने क्या किया कि राजपद को शक्तिशाली बनाया, राजपद को शक्तिशाली तथा मर्यादित बनाया, राजपद को शक्तिशाली बनाया और मर्यादित भी बनाया। मर्यादित का मतलब है जिस प्रकार से हमने देखा नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में राजपद एकदम से नीचे स्तर पर चला गया, यानी बलबन शासन कर रहा है और सुल्तान को ही कोई अधिकार नहीं है। इसने कहा ये नहीं चलेगा, यद्यपि इसने ही उस समय डाउन किया था उस सुल्तान के पद को, लेकिन अब ये कहता है कि यह नहीं चलेगा, मैं शक्तिशाली हूं, इसका मतलब है कि मुझे ही शासन करने का अधिकार मिलेगा और सभी को मेरे साथ ही या मेरी आज्ञा का ही पालन करना पड़ेगा अनिवार्यतः। इन्हीं अर्थों में कहा गया कि राजपद को इसने शक्तिशाली तथा मर्यादित बनाया। इसने क्या किया? दरबार में शिष्टाचार के नियम लागू किए, दरबार में शिष्टाचार के नियम लागू किए, शिष्टाचार के नियम लागू किए, यानी दरबार में कोई बेफजूल हंसी मजाक नहीं कर सकता है। शिष्टाचार के नियम लागू किए, खुद को महान दिखाने के लिए, स्वयं को महान दिखाने के लिए क्या किसने दिखाने के लिए खुद को अफरासियाब यानी फारसी वंश के, फारसी क्षेत्र के अफरासियाब वंश का घोषित किया। खुद को फारसी क्षेत्र के सेनानायक अफरासियाब के वंशज घोषित किया, के सेनानायक अफरासियाब का वंशज घोषित कर दिया। अफरासियाब एक व्यक्ति का नाम है, अफरासियाब का वंशज घोषित किया, कहा कि मैं इस वंश का हूं, अफरासियाब वंश का हूं। स्वयं को महान दिखाने के लिए उसको उसने क्या किया? खुद को फारसी क्षेत्र के सेनानायक अफरासियाब का वंशज घोषित कर दिया, कहा कि मैं तो भाई उस क्षेत्र का हूं। दरबार में इसने क्या किया? एक तरह से हमने क्या देखा? अफरासियाब के वंश का घोषित किया, स्वयं को उच्च कुल का दिखाया, उच्च कुल का दिखाया तथा प्रशासन के पद या प्रशासनिक पद केवल उच्च पद के लिए या उच्च कुल के लोगों के लिए ही आरक्षित कर दिया, उच्च कुल के लोगों के लिए ही आरक्षित कर दिया, आरक्षित कर दिया, उच्च कुल के लोगों के लिए ही आरक्षित कर दिया। राजपद को शक्तिशाली तथा मर्यादित बनाया, दरबार में शिष्टाचार के नियम लागू किए, स्वयं को महान दिखाने के लिए खुद को फारसी क्षेत्र के सेनानायक अफरासियाब का वंशज घोषित किया, स्वयं को उच्च कुल का दिखाया तथा प्रशासनिक पद केवल उच्च कुल के लोगों के लिए ही आरक्षित कर दिया। इसका क्या मतलब हुआ कि उच्च कुल के लिए यहां पर खुद को आरक्षित कर देता है, खुद के लिए आरक्षित कर देता है, तो वह क्यों करता है? यह समझने वाली बात है। देखिए होता क्या है कि जब भारत में इस्लाम का प्रसार हुआ तो वहां हमने देखा कि दो प्रकार के लोग हैं। एक तो शासक वर्ग के साथ आए, तुर्की जिसको योद्धा हम कहते हैं, और दूसरा जब भारत में इस्लाम का प्रसार हुआ तो कुछ लोग यहाँ के भी इस्लाम में कन्वर्ट हुए और वो भी शासन के साथ जुड़े। लेकिन दोनों में अंतर यह था कि जो यहाँ के लोग थे उनकी प्रतिबद्धता निश्चित रूप से शासक वर्ग के साथ जुड़ी हुई नहीं थी। उनके निष्ठा पर थोड़ा संदेह किया जा सकता था कि अगर उसे कोई प्रलोभन देता तो वो फिर उसके पक्ष में चला जाता। लेकिन जो तुर्की लोग आए हुए थे, तुर्की सेनानायक साथ आए हुए थे, उनकी प्रतिबद्धता तो होगी। तो इसलिए बलबन ने एक उपाय लगाया, ऐसा उपाय लगाया कि जो तुर्की समूह है वो मान के चले कि हम बलबन के साथ जुड़े रहेंगे तो हमारे विशेषाधिकार सुरक्षित रहेंगे।
इसलिए उन्होंने एक नियम ये बनाया कि जो उच्च कुलीन है तुर्की, एक तरह से सेनानायक, उन्हीं को उच्च पद दिया जाएगा। जो भारतीय मुसलमान है यानी कन्वर्टेड मुसलमान है, उनको हम उच्च पद नहीं देने वाले। इस तरह से हम क्या देखते हैं कि उसने एक तरह से अपने चारों तरफ औरा बनाने की कोशिश की कि हम भैया बड़े महान हैं और हम बड़े उच्च कुल के। जैसे इसके बारे में आगे पढ़ेंगे तो बर्नी लिखता है, बर्नी का मतलब है जियाउद्दीन बर्नी, एक लेखक का नाम है जिसने बलबन के बारे में बहुत अच्छा विवरण दिया है। बलबन के बारे में कहता है कि बलबन कहा करता था अपने अधिकारियों को कि जब भी मैं किसी निम्न कुल के व्यक्ति को देखता हूं तो मैं क्रोध से कांपने लग जाता हूं और मेरी हाथ तलवार पर चली जाती है ताकि मैं उस व्यक्ति की हत्या कर दूं। यानी मैं निम्न कुल के लोगों को देखना भी नहीं चाहता, ये कहने की कोशिश कर रहा है। एक तरह से इसको हम नस्लवादी नीति कहेंगे। बलबन की पहचान एक नस्लवादी नीति को लागू करने के लिए भी रही। इसने क्या किया, स्वयं को उच्च कुल का घोषित किया और अफरासियाब वंश का यहां पर घोषित करता है के लिए आरक्षित किया। ऐसा उसने इसलिए किया, ऐसा बलबन ने इसलिए किया, बलबन ने इसलिए किया ताकि तुर्की समूहों को संतुष्ट किया जा सके, हालांकि किया जा सके। उसने क्या कर दिया, इसने दरबार में सुल्तान को श्रेष्ठ दिखाने के लिए दरबारियों के बैठने की व्यवस्था समाप्त कर दी। दरबारियों के बैठने की व्यवस्था समाप्त कर दी। दरबारियों के बैठने की व्यवस्था समाप्त कर दी तथा क्या कर दिया, तथा सिजदा एवं पैबोस की प्रथा लागू की। पैबोस की प्रथा लागू की जो एक प्रकार से गैर इस्लामिक प्रथा थी, लागू की जो एक प्रकार से क्या था, एक प्रकार से गैर इस्लामिक प्रथा थी, इस्लामिक प्रथा थी। सिजदा और पैबोस, सजदा का मतलब क्या होता है, सिजदा या सजदा शब्द एक ही है। सिजदा का मतलब है कि हम झुक करके बादशाह को कई बार हाथों से सलाम करेंगे। पैबोस का मतलब है कि हम दंडवत लेट करके बादशाह के कदम को चूमेंगे। यानी जब हम दरबार में आए, बादशाह ऊंचे सिंहासन पर बैठा है और हम क्या कर रहे हैं, उसके कदम में लौट जाते हैं, मतलब एकदम से लेट गया और हाथ ऐसे रख करके बादशाह के चरण को, बादशाह मतलब सुल्तान के चरण को छू लिया। सुल्तान ने फिर ऊपर उठा करके हमें खड़ा किया। इससे क्या होता है कि हम यह दिखाते हैं कि भाई अब मतलब सुल्तान के समक्ष मेरी कोई हैसियत नहीं है। ऐसा करके बलबन बड़ा खुश होता था क्योंकि उसे लगता था कि भाई अब कोई चुनौती देने वाला नहीं। और तो और उसने जितने भी चेयर्स वगैरह बैठने की व्यवस्था थी दरबार में, एक तो पहले आप यह समझ लें कि जो राज दरबार जैसा टेलीविज़न वगैरह में आपने संकल्पना देखी होगी, वैसा राज दरबार तो वास्तव में होता नहीं था, इतना भव्य नहीं होता था। और इस्लामिक शासन व्यवस्था में जो सुल्तान है या जो अधिकारी है वो थोड़ा ऊंचे चेयर पर बैठता था, बाकी सब लोग जमीन पर ही बैठते थे। ये पहले से क्लियर है। कालीन पर बैठने की प्रथा रही थी तुर्कियों में खास करके, क्योंकि जहाँ से वो बिलोंग करते थे वहाँ ये सब इतना भव्यता लाना दरबार में नामुमकिन था। अगर थोड़ी बहुत भव्यता थी तो वह थी ईरान के दरबार में, क्योंकि ईरान के शासक ने ऐसी चीज़ों को लागू किया था। तो जनरली तुर्की योद्धा सब जमीन पर बैठकर ही निर्णय लेते थे। हाँ, सुल्तान का आसन थोड़ा सा अलग हो, लेकिन इसी को अतिशयोक्तिपूर्ण रूप से बताने के लिए कहा गया कि जितनी भी बैठने की व्यवस्था थी वह समाप्त कर दिया गया। जब तक बलबन दरबार में रहता था तो दरबारी खड़ा ही रहता था, और जो दरबार में प्रवेश करेगा बिना सिजदा पे वो उसके खड़ा भी नहीं हो सकता था।
इतना भव्य दरबार उसने बनाया कि दूर दूर से लोग देखने के लिए यह प्रथा आते थे। हालांकि जब अभी आप देखेंगे कि जहाँ पर बलबन का घर था, आवास है, या बलबन के मकबरे को देखेंगे, तो जो भव्यता में दिखा रहा हूँ और जिसको आप अनुभव कर रहे हैं वैसी कोई भव्यता थी नहीं, लेकिन बर्नी ने इसे बढ़ा चढ़ा करके बताया होगा, ऐसा हम मान के चलते हैं, क्योंकि वह बलबन को एक आदर्श सुल्तान भी मानता है। हमने क्या देखा, इसने स्वयं को जिल ए इलाही घोषित किया, और स्वयं को जिल ए इलाही घोषित किया, जिसका तात्पर्य था कि राजा का पद क्या है, कि सुल्तान के पद की मान्यता उसे अल्लाह ने भी दी है। उसे किसने दी है? उससे अल्लाह यानी ईश्वर ने दी है। अल्लाह ने दी है, या मैं सीधे ईश्वर लिख देता हूं, उसे ईश्वर ने दिया है। हमने कहा उन्हें जिल इलाही घोषित कर दिया, यानी ईश्वर की छाया इसको कहते हैं। जिल इलाही का मतलब क्या होगा? ईश्वर की छाया। उसने कहा कि मैं ईश्वर की छाया हूं, यानी अल्लाह की छाया हूं। अल्लाह की छाया अल्लाह जैसा ही होगा ना, तो दूसरे लोगों के लिए तो बहुत आदरणीय हो जाएगा। फिर अगर हम खुद को कह देते भगवान है, तो हम भगवान जैसे हो गए। कह देते हम भगवान के बेटे हैं, भगवान की छाया है, तो भगवान जैसे हो गए ना, लोग आदर करेगा उसी लिए। तो इसी को हम कहते हैं राजत्व में देवत्व का आरोपण। इसने स्वयं को जिल ए इलाही घोषित किया, जिसका तात्पर्य था कि वह सुल्तान के पद की मान्यता ईश्वर के द्वारा दी गई है। उसने और भी क्या किया है, उसने अपनी सत्ता में किसी को भागीदार नहीं बनाया, यहां तक कि परिवारजनों पर भी कठोर नियंत्रण रखा। कोई भी परिवार के लोग हो, चाहे बेटा हो चाहे भतीजा हो, सबको इसने कठोर नियंत्रण में रखा और एक कठोर न्याय प्रणाली की व्यवस्था की। इसने स्वयं को जिल इलाही घोषित किया, जिसका तात्पर्य था कि सुल्तान के पद की मान्यता उसे ईश्वर ने दिया है। इसने अपनी सत्ता में किसी को भागीदार नहीं बनाया, यहां तक कि परिवारजनों पर भी इसका विश्वास नहीं था, और परिवार को भी इसने एक तरह से अपने अंडर लगने की कोशिश करता था, अपने से नीचे दिखाना था। ठीक है शिवांगी, आपने सही कहा। इसने अपनी सत्ता में किसी को भागीदार नहीं बनाया। हालांकि उपरोक्त कठोरता इसने क्या किया? इसने किसके लिए किया? कठोरता इसने अमीरों के लिए प्रयुक्त किया, अमीरों के संदर्भ में दिखाया। आम जनता के लिए इसने एक अच्छे प्रशासन की स्थापना की। आम जनता के लिए इसने क्या किया? के लिए न्याय तथा दंड समता को लागू किया। न्याय तथा दंड समता को लागू किया। आम जनता पर यह कठोर नहीं रहा, केवल अपने अमीरों से कठोरतापूर्ण व्यवहार करता है। आम जनता के लिए बहुत ही सरल व्यक्ति है और आम जनता के कठिनाई के लिए हमेशा खड़ा रहने वाला व्यक्ति है, ताकि जनता से हम क्या कर सकें? जुड़ सके, या जनता का समर्थन हम प्राप्त कर सके। आम जनता को हम क्या करते हैं? न्यायिक सुविधा देते हैं, न्यायिक संरक्षण देते हैं। अगर उसके साथ कोई अन्याय होता है तो बलबन उसे कठोर दंड देता था, अगर चाहे वह कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों ना हो। इसलिए हम देखते हैं बदायूं और अवध के सूबेदार को इसलिए दंडित किया कि उसने जनता या अपने नौकरों को कष्ट दिया था। ये आप समझ सकते हैं कि बदायूं और अवध का एक बड़ा गवर्नर था, तो गवर्नर को दंडित करना सरल नहीं होता है, लेकिन बलबन ने उस दोनों को दंडित किया
क्योंकि उसने अपने दासों को प्रताड़ित किया था। तो बलबन ने कहा कि हम किसी को प्रताड़ना नहीं दे सकते, इसलिए बलबन की बड़ी लोकप्रियता रही आम जनता के बीच में। न्याय तथा दंड समता को लागू किया। बड़े से बड़े अधिकारियों को वह दंडित कर सकता था, अधिकारियों को वह इस आधार पर दंडित कर सकता था, इस आधार पर दंडित करता था कि उसने आम लोगों के प्रति दुर्व्यवहार किया है, उसने आम लोगों के प्रति या आम लोगों से दुर्व्यवहार किया है। और यहां पर हम ले सकते हैं उदाहरण, जैसे हम देखते हैं बदायूं तथा अवध के गवर्नरों को दंडित करना, उसने क्या किया? अवध और बदायूं के गवर्नर को दंडित किया। बड़ा गवर्नर था, बदायूं का गवर्नर कोई साधारण गवर्नर नहीं होगा। अगर देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत जिस समय हम बात कर रहे हैं उस समय अगर सुल्तान है तो उसके बाद जो सेकेंड नंबर का गवर्नर होगा, सेकेंड नंबर का अधिकारी होगा, उसको आसपास के क्षेत्र में बसाया जाता था। जैसे आप बदायूं देखें, दिल्ली से नजदीक ही है, या देखें कड़ा और मनिकपुर की जागीरदारी है जो बदायूं के आसपास ही, तो कड़ा या मनिकपुर हुआ या बदायूं हुआ, उसकी गवर्नरी उसी को दिया जाता था जो सुल्तान के बेहद करीब होता था। अगर बदायूं में कोई गवर्नर है, इसका मतलब ये नाम भी यहाँ आता है, लेकिन चूंकि एनसीईआरटी है तो यहाँ नाम नहीं दिया गया है, तो यहाँ दंडित किया गया। इसका मतलब है कि बड़े अधिकारी को उसने न्याय समता और दंड समता के दायरे में लिया। अगर ऐसी कार्रवाई शासक द्वारा की जाती है तो जनता में शासक का विश्वास बढ़ता है कि हाँ, ये जनता मेरे लिए खड़ी ये शासक मेरे लिए खड़ा हो सकता है। इस तरह से उन्होंने एक सामान्य जनता के लिए न्यायिक पद्धति को लागू किया, और ऐसी न्यायिक पद्धति जिसमें सबको यहाँ पर समर्थन मिल पाए, सबको यहाँ पर समर्थन दिया जा सके, ऐसी न्यायिक पद्धति को इसने यहाँ पर लागू किया। कानून व्यवस्था करने के लिए इसने क्या कहा? यह इसने सुरक्षा के लिए जो प्रयास किया, सुरक्षा के लिए जो इसका प्रयास रहा वो कैसा रहा? इसने क्या कहा? आंतरिक तथा बाह्य सुरक्षा के लिए ठोस उपाय किए। और यहां पर लेंगे उदाहरण, किस प्रकार के उपाय किए। जैसे हम देखते हैं, पहले आंतरिक सुरक्षा की बात करें। आंतरिक सुरक्षा की अगर हम बात करें, यहां क्या किया इसने कि किसी नए क्षेत्र को नहीं जीता, किसी नए क्षेत्र को नहीं जीता, बल्कि क्या किया? बल्कि विजित क्षेत्र में बेहतर प्रशासन स्थापित करने का कार्य किया, बेहतर प्रशासन स्थापित करने का कार्य किया, बेहतर प्रशासन स्थापित करने का कार्य किया। जैसे आंतरिक सुरक्षा की बात करें, यहां इसने क्या किया? आंतरिक सुरक्षा में इसने कहा किसी नए क्षेत्र को नहीं जीतना है। इसने कहा हम नया क्षेत्र नहीं जीतेंगे, क्योंकि इसमें संसाधन बहुत सीमित है। नए क्षेत्र को जीतने के लिए बहुत अधिक संसाधन चाहिए था, तो इतना संसाधन तो है नहीं, तो उसने कहा हम नया क्षेत्र नहीं जीतेंगे, लेकिन जो क्षेत्र जीता जा चुका है उसमें हम विजित क्षेत्र में बेहतर प्रशासन स्थापित करने का कार्य किया। इसी दिशा में हम क्या देखते हैं कि इसी दिशा में व्यापारियों को हो रही बाधा को दूर करने के लिए, व्यापारी लिखना था, व्यापारियों को हो रही बाधा दूर करने के लिए, या व्यापारियों के व्यापार की सुरक्षा के लिए, व्यापार की सुरक्षा के लिए मेवात क्षेत्र के
मेवात क्षेत्र के राजपूतों तथा लुटेरों का दमन किया, तथा लुटेरों का दमन किया, का कठोर दमन किया, कर दीजिए, कठोर दमन किया। इसी नीति को कठोर दमन किया, इस नीति को यहां अपनाई गई, यहां बलबन द्वारा जो नीति अपनाई गई उसे क्या कहा गया है? नीति अपनाई गई उसे क्या कहा गया है? अपनाई गई उसे रक्त एवं लौह की नीति कही गई, या रक्त एवं दमन की नीति कही गई। यहां पर जो इसने एक तरह से नीति अपनाई वह था रक्त तथा फौलाद की नीति कहा गया, औलाद की नीति कहा गया। इसको हम कहते हैं रक्त तथा लौह नीति। कई बार इसकी चर्चा आती है इतिहास में। रक्त तथा औलाद की नीति कहा गया है, कहा गया है। क्या कहा गया? औलाद नीति कहा गया है। अब समस्या क्या है जरा देखिए। व्यापारियों के व्यापार की सुरक्षा के लिए मेवात क्षेत्र के राजपूतों तथा लुटेरों का दमन किया। यहां बलबन द्वारा जो नीति अपनाई गई उसे रक्त और फौलाद, फौलाद मतलब लोहा ही होता है, जिसको हम रक्त और लौह की नीति भी कहते हैं। होता क्या है कि हरियाणा के पास मेवात, जो हरियाणा आप देखते हैं दिल्ली से, अगर कुछ मैप विजुलाइज कर पाए तो दिल्ली के पास हरियाणा है। जब आप पंजाब के रास्ते जाते हैं, पंजाब की तरफ जाते हैं, तो वहाँ बीच में मेवात का एक क्षेत्र पड़ता है। तो वहाँ पर बहुत, अभी भी मेवात थोड़ा कुख्यात ही रहा है। कानून व्यवस्था की दिशा में देखें तो मेवात अभी भी कुख्यात ही इलाका रहा है। उस समय कुछ ज़्यादा ही था, क्योंकि वहीं आप देखते हैं घने जंगल थे, और इसको पार करने के बाद ही हम पंजाब की तरफ जा सकते थे। तो होता क्या था कि जो दिल्ली से व्यापारिक मार्ग जा रहा है पंजाब के लिए, तो मेवात के आसपास लुटेरे लूट लिया करते थे, बड़ी दिक्कत थी। इवन आप समझिए कि जो आप देखिए कि मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी गई, रजिया की भी हत्या इसी क्षेत्र में हो जाती है। यह से क्षेत्र एक ही था। तो दमियक नामक स्थान भी आप देखेंगे कि वहीं पंजाब के आसपास। तो बड़ी चुनौती ये बन गया था, और बहुत सारे राजपूत शासक पराजित होकर के जंगलों में जाकर के किले बना करके रहने लग गए थे। तो इन सब ने मिलकर के एक तरह से दिल्ली के एकदम सटे हुए इलाके में बड़ा आतंक मचा दिया था और कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न कर दी थी। बलबन ने इसका कठोर दमन किया और व्यापक कत्लेआम किया। मतलब खुलेआम जिसको नहीं कहते कि सीधा काटना ही मारना ही रह गया। जो भी विद्रोही मिले उसे सीधा मृत्युदंड, सीधा वहीं पर हाथ के हाथ न्याय। और ये बलबन और क्या करता था कि रोज अपनी सेना को दिल्ली से सजाता था, अपनी पूरी सेना लेकर के पूरा मेवात पार करके जाता था, और शाम तक लौट के चलाता था, या 2 दिन के बाद लौट करके आ जाता था। पूरी सेना के साथ चलता। तो रास्ते में जो मिलता था गलत काम करते हुए उसे कठोर दंड देता था। इतना कठोर रवैया अपनाया कि इसको कहा कि लौह और रक्त की नीति है, मतलब रक्त बहाने वाली नीति है यह। और बलबन ने ऐसा कई कारणों से किया। एक तो जब सेना के साथ सज धज करके निकलता था वह, रोज सुबह सुबह, जैसे अभी हम आर्मी का ड्रिल देखते हैं ना, तो वैसे ही ड्रिल करता था खुद अपने निर्देशन में। जब बलबन दरबार से बाहर निकलता था तो वह कभी कैजुअल ड्रेस में नहीं आता था, वह हमेशा एकदम सजे धजे ड्रेस में आता था। आज तक उसको किसी ने कैजुअल ड्रेस में देखा ही नहीं, घर के लोगों ने भी नहीं देखा, क्योंकि अपने रूम से जब भी बाहर आता था वह सज धज करके ही आता था। और ऐसे घोड़े हाथी पर चढ़ता था जो एकदम सजा धजा हो, खूब नगारे बज रहे हैं तो दूर दूर से ही पता होता था कि बलबन भाई साहब आ रहे। और अपनी पूरी सेना को उसी इंटेंसिटी से लेके चलता था जैसे कि लगे कि कहीं युद्ध करने जा रहे, और ऐसा वो रोज करता था। इससे एक तो सेना की गतिशीलता बनी रहती थी, दूसरा है कि आसपास के क्षेत्र में राजा की धमक भी आ गई कि अच्छा इतना महान राजा है कि रोज आ रहा है, वह गलत करने की कोशिश ही नहीं करेगा। इस प्रकार से बलबन ने खास करके मेवात क्षेत्र में हम देखते हैं लौह और रक्त की नीति लागू कर इस क्षेत्र के जितने विद्रोही थे उसका पूरी तरह से सफाया कर दिया, और पूरी तरह से उसको हम क्या देखते हैं कि यहाँ आगे बुरी तरह से इसको हरा देता है। ठीक है, आगे हम क्या देखते हैं कि नीति कहा जा सकता है। फिर हमने देखा बलबन ने बंगाल के विद्रोही
बंगाल के विद्रोही सरदार, बंगाल के विद्रोह को भी कुचला, बंगाल के विद्रोह को भी समाप्त किया, विद्रोह को भी समाप्त किया, जो कि उसके ही दास सरदार, उसके ही दास सरदार तुगरिल खां द्वारा किया गया था, तुगरिल खान द्वारा किया गया था। यहां पर क्या देखते गया था, इस दौरान बलबन ने क्या किया, बलबन ने व्यापक हिंसा का सहारा लिया, व्यापक हिंसा का सहारा लिया। अब कहां चला जाता है ये, बंगाल एकमात्र ऐसा अभियान था, बंगाल का अभियान एकमात्र ऐसा अभियान था जिसके लिए बलबन दिल्ली से बाहर निकला था, जिसके लिए बलबन क्या करता है, बलबन दिल्ली से बाहर गया, दिल्ली से बाहर एकमात्र अभियान था जिसके लिए निकला था। सुनेंगे कि बलबन ने बंगाल के विद्रोह को भी समाप्त किया, जो कि उसके ही दास सरदार तुगरिल खान द्वारा किया गया था। इस दौरान बलबन ने व्यापक हिंसा का सहारा लिया और बंगाल का अभियान एकमात्र ऐसा अभियान था जिसके लिए बलबन को दिल्ली से बाहर जाना पड़ा, यानी बलबन दिल्ली से बाहर जाता है। अब हुआ क्या कि बंगाल, आप जानते हैं कि थोड़ा दूर है बंगाल, आप अगर विजुलाइज कर पाएं तो बंगाल क्या होगा, दिल्ली से थोड़ा दूर का इलाका हो जाता है। तो जैसे ही कोई वहां जाकर के शासन व्यवस्था की स्थापना करे तो वो विद्रोह कर दे, उसको लगता है कि सुल्तान तो यहाँ आ ही नहीं पाएगा। और ये प्रक्रिया आज की नहीं रही, ये पूरे मध्यकालीन भारत में देखेंगे कि बंगाल के द्वारा हमेशा विद्रोह किया जाता ही रहा है हर काल। और ऑलमोस्ट टाइम पर, कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाए तो ऑलमोस्ट टाइम पर बंगाल स्वतंत्र ही रहा है दिल्ली सल्तनत से। मुगल काल में भी देखेंगे लगातार विद्रोह होता रहा, लेकिन मुगलों की व्यवस्था थोड़ी अच्छी थी तो वहाँ पर फिर विद्रोह हुआ नहीं। लेकिन सल्तनत काल में तो विद्रोह होता ही रहा, पूरे समय देखिएगा बंगाल में हमेशा क्लेश चलता रहता है। अब क्या किया कि बंगाल में शांति रहे, इसलिए बलबन ने अपना जो उसका खास दास था, दास विद्रोह नहीं कर सकता है, नियम ये है ही नहीं कि दास कहीं विद्रोह करेगा मालिक के खिलाफ, ये संभव नहीं। तो उसने अपना खास जो तुगरिल खान था उसको बंगाल में कहा, बेटा तुम जाकर यहाँ शासन करो, कि उसको विश्वास था तुगरिल खान तो विद्रोह करेगा नहीं। लेकिन बंगाल की मिट्टी ही ऐसी है, वहां पर जाते ही तुगरिल खान ने विद्रोह कर दिया, खुद को सुल्तान घोषित कर दिया। बलबन को आ गया गुस्सा, बलबन ने कहा कि ये तो इतिहास में नाम बनाने वाली बात है कि किसी दास ने अपने मालिक के खिलाफ विद्रोह किया हो। तो बलबन को इतना गुस्सा आया कि वो जो दिल्ली से बाहर तक नहीं निकलता था, दिल्ली के आसपास ही रहता था, उसने पूरी सेना लेकर के, अब समझिए दिल्ली से बंगाल जाना बड़ा कष्टप्रद है, जाने में कम से कम 3 महीने का समय, 4 महीने का समय लग सकता है अगर हम सेना को लेकर चल रहे हैं तो। लेकिन बलबन निकलता है, और ना सिर्फ निकलता है बल्कि बिहार बंगाल पार करते, बिहार और उत्तर प्रदेश पूरा पार करते हुए बंगाल जाता है। बंगाल में तुगरिल खां भागने की कोशिश करता है, उसको समझ ही नहीं आया कि अब करें क्या, क्योंकि वो तो बलबन को जानता था कि बलबन तो बड़ा खतरनाक आदमी है। तो भागने की उसने कोशिश किया, उसको पकड़ लिया गया। और ना केवल तुगरिल खां को, बल्कि उसका जो जितना भी सहयोगी था सबको पकड़ लिया। और बाजार में, उसमें कलकत्ता नहीं हुआ करता था, ध्यान रखिएगा, बाजार में उसने क्या किया, खंबे लगवाए पूरे 1 किलोमीटर तक, और उस खंबे में सबको फांसी दे दिया, सार्वजनिक तौर पर लटका दिया और दिखाया। उसके बाद जो बनना था, तो बलबन का बेटा था साथ में जिसका नाम बुगरा खान है। बुगरा खान को उस पूरे रास्ते लेके चला कि देखो जो मेरे खिलाफ विद्रोह करता है उसका क्या हाल होता है। इसलिए दिखा रहा था क्योंकि बलबन ने बुगरा खान को ही उसके बाद नियुक्त किया था बंगाल में। उसने कहा बेटा ये मत समझना कि आप मेरे पुत्र हो तो मैं आपको छोड़ दूंगा, अगर आपने विरुद्ध विद्रोह किया तो आपकी भी स्थिति इसी तरह से करूंगा, सार्वजनिक तौर पर आपको फांसी दूंगा। पूरे 1 किलोमीटर तक विद्रोहियों के सिर लटके हुए थे। उसके बाद बुगरा खान कहा जाता है कि इतना डर गया बलबन से कि ताउम्र बलबन से मिलने दिल्ली गया ही नहीं,
बलबन मर गया लेकिन तब भी नहीं गया हुआ, इतना वो डर गया था, और बाद में वह भी स्वतंत्र हो जाता है बलबन के मरने के बाद। कहानी बड़ी दिलचस्प है। इतिहास जो है रक्तपात से भरा भी होता है। तो बलबन ने बंगाल के विद्रोह को भी समाप्त किया, जो उसके ही दास सरदार तुगरिल खान के द्वारा किया गया था। इस दौरान बलबन ने व्यापक हिंसा का सहारा लिया। बंगाल का अभियान एकमात्र ऐसा अभियान था जिसके लिए बलबन दिल्ली से बाहर निकला था। अब यहां पर क्या हुआ, अब यहां उसने अपने पुत्र बुगरा खां को नियुक्त किया। बुगरा खान को गवर्नर बनाया। अब उसने बुगरा खान को यहां पर गवर्नर बना दिया ताकि पुत्र है तो विद्रोह की संभावना थोड़ी सी कम रहेगी। ठीक है, इस तरह से हम क्या देखते हैं कि एक प्रकार से उसने सबके सामने ही नहीं कहा गया है कि शिवांगी, मुझे लगता है कि ये लिखने की जरूरत नहीं थी, जो आपने लिखा उसकी जरूरत नहीं है। बात यहां अधिकारियों की हो रही है, परिवार के बेटे या पत्नी की नहीं हो रही। इसका मतलब है कि हमने तथ्य का सरलीकरण कर दिया, इतिहास से निकल करके अपने घर में हम प्रवेश कर गए। इतिहास जब पढ़ते हैं तो ये सब बातें मायने नहीं रखता। इतिहास में शासक और शासित वर्ग के बीच की बात है, राज परिवार की तो बात अलग है, ये सब लिखने की भी जरूरत नहीं। अब यहां इसने अपने पुत्र लिखेंगे, अपने पुत्र बुगरा खान को नियुक्त कर दिया। 2 बार अपने लिखा गया है, अपने पुत्र बुगरा खान को नियुक्त कर दिया। यह सब कुछ हमने क्या देखा, यह सब कुछ देखा कि सुरक्षा के लिए जो प्रयास किया गया था, आंतरिक सुरक्षा के लिए जो प्रयास था, आंतरिक सुरक्षा के लिए। अब अगर हम इसमें ऐड कर दें बाह्य सुरक्षा के लिए प्रयास, तो वह क्या हो जाएगा, बाह्य सुरक्षा के लिए प्रयास। सुरक्षा के लिए प्रयास किया था, जरा इसको समझ लेते हैं। बाह्य सुरक्षा के लिए जो प्रयास किया गया, वह प्रयास क्या है। बाह्य सुरक्षा का मतलब क्या है कि जो बाहर से आक्रमण होने वाला है, यह खुद ही आक्रमणकारी था, ध्यान रखिएगा। लेकिन जब यह आक्रमण करके भारत आ गया, भारत में राज्य की स्थापना कर ली, तो यह तो सोचेगा कि हम भाई अंदर कोई ना आए, दूसरा कोई आक्रमणकारी ना आए, क्योंकि मेरे राज्य सुरक्षित रहे। यहां पर जो सबसे बाह्य आक्रमण का खतरा था, बाह्य आक्रमण का खतरा सबसे क्या था, आक्रमण का खतरा कहां से था, मंगोल आक्रमण के रूप में था, मंगोल आक्रमण के रूप में था, और मंगोलों को रोकने के लिए इसने क्या किया, मंगोलों को रोकने के लिए इसने 2 सुरक्षा पंक्ति बनाई, 2 सुरक्षा पंक्ति बनाई। जैसे हम देखते हैं, पंक्ति बनाई। पहला जो सुरक्षा पंक्ति होगा वह होगा आपका दीपालपुर में, जो आप देखते हैं पाकिस्तान के बॉर्डर पर, वहां पर हो जाएगा। पहला कहां हो जाएगा, जो दीपालपुर का क्षेत्र है वहां पर वह अपनी सुरक्षा पंक्ति को बनाता है। और फिर हम क्या देखते हैं, वहां से आगे बढ़ते हुए, ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, वह करता है आपका दीपालपुर में। जैसे पहला होगा लाहौर, मुल्तान तथा दीपालपुर की सुरक्षा पंक्ति, दीपालपुर की सुरक्षा पंक्ति बनाई गई। और दूसरा बनाया गया वह हो गया ताबर हिंद, ताबर हिंद को हम कहते हैं भटिंडा, सुनाम तथा समाना, जो हरियाणा के आसपास, तथा समाना। 2 सुरक्षा पंक्ति बनाई। अगर आप मैप के ऊपर इसको देखें तो एग्जैक्ट सुरक्षा पंक्ति तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको देखता हूं, अगर मैप में कुछ लाहौर वगैरह की चर्चा हो पाई हो तो मैं उसको दिखाता हूं। देखिए यहां पर लाहौर नहीं दिखाई देगा, तो शायद यहां पर दिखाई दे, हाँ। देखिए है क्या, 2 सुरक्षा पंक्ति हमारा बेहद जरूरी है जब भी हम भारत की सुरक्षा करना चाहें तो। वैसे भारत की संरचना इस प्रकार से भगवान ने ही बनाई है, प्रकृति ने बनाई है कि भारत पर कहीं से भी आक्रमण करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ऊपर में हम हिमालय पर्वत देखते हैं, नीचे समुद्र है, तो भारत पर आक्रमण कहां से होगा।
एक जगह बड़ा खतरा बना रहा है और वह एरिया ये वाला एरिया रहा है जिसको हम उत्तर पश्चिम का, ये भारत है, ये हम पाकिस्तान देखते हैं, ये है इसके बाद अफगानिस्तान का क्षेत्र, जिसको हम उत्तर पश्चिम का क्षेत्र देखते हैं। यहां पर कुछ पासेस बने हुए थे, जैसे खैबर दर्रा देखते हैं, गोमल दर्रा देखते हैं, बोलन पास देखते हैं। ये 2-3 पासेस ऐसे रहे जिसकी वजह से भारत पर लगातार आक्रमण होते रहे। बलबन के पूर्वज भी इसी रास्ते से आए थे, अब भी आने की संभावना है। पहले भी हमने देखा सिकंदर को, चाहे यूनानी को देखा, ईरानी को देखा, सब इसी रास्ते से आया। यहां अगर हम सुरक्षा करना चाहते हैं कि कोई हमारे यहां आक्रमण ना करे, तो उसके लिए बेटर था वो एक लाइन बना था। देखिए यहां जो देखते हैं ये है आपका कंधार, ठीक है, ये हम देखते हैं गजनी, और ये देखते हैं आपका काबुल, काबुल जो अफगानिस्तान में है। अगर कोई शासक मजबूत होता तो इस सुरक्षा लाइन को वह क्लियर करके रखता, यानी अपनी सेना यहां रखता, तो अगर हम यहां रोक पाएंगे तभी जाकर के आक्रमणकारी अंदर नहीं आएगा। अंदर मतलब उसमें पाकिस्तान तो अपना ही था, अंदर नहीं आएगा। तो बलबन इतना दूर तो नहीं जा पाएगा क्योंकि गजनी वगैरह पर उसका अधिकार समाप्त हो गया है, गजनी तक तो वह है नहीं। यहां अगर बना लेता वह तो ज्यादा बेटर था, लेकिन वह यहां बना नहीं पाएगा। वो क्या करेगा, यहां जो हम देखते हैं सिंधु नदी का क्षेत्र है, आप देखेंगे कि यहां मान लो कि सिंधु नदी का यहां क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, यहां इसने क्या कर लिया, यहां आकर के उसने एक सुरक्षा पंक्ति बना ली। ये तो संभव नहीं था बलबन के लिए। ये एकमात्र शासक हमारा रहा है जो प्राचीन भारत में, अशोक को देखेंगे, उसने यहां बॉर्डर को अपना संरक्षित किया था, इसलिए अशोक के काल में हम देखते हैं विदेशी आक्रमण नहीं होता है। दूसरा फिर देखेंगे अकबर के शासनकाल तक जाते जाते फिर हमने ये बॉर्डर प्राप्त कर लिया था। लेकिन बलबन के पास इतनी शक्ति नहीं थी कि वह गजनी तक जाए, क्योंकि इसके पार मंगोल साम्राज्य, मंगोल यहां पर हावी हो रहे थे, तो वहां जाना तो संभव नहीं था। उसने 2 यहां पर बना लिया। एक आप देखेंगे यहां से इसने लाहौर को लेते हुए बनाया, और एक जो सुरक्षा पंक्ति बनाई लगभग उसने यहां पर बना ली जो पंजाब के क्षेत्र में। अगर यहां से मंगोल आएगा भी तो पहले तो यही इसको रिटेलिएट करेंगे, अब फिर अगर इसको पार भी कर जाता है तो यहां पर हम इसको फिगर आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से उसने एक ठोस नीति बनाई मंगोलों के खिलाफ। 2 सुरक्षा पंक्ति बनाई, जिससे 3 किला है, लाहौर है, मुल्तान है, दीपालपुर में, और तीनों के बीच में इंटरलिंक किया। और सबसे जो मजबूत सेना नायक हो सकता है उसका बेटा शाहजादा मोहम्मद था, उसी को रख दिया। अब समझिए, अपने दोनों बेटे को एक जगह बुगरा खान को दे दिया, एक जगह शाहजादा मोहम्मद को दे दिया। लेकिन शाहजादा मोहम्मद के साथ दुर्भाग्य रहा, वह मंगोल आक्रमण में मारा जाता है। उसके बाद बलबन ऐसा टूट गया, उसके बाद कभी बलबन होश नहीं कर पाया। उसको शहीद ए आजम की उपाधि दी गई। अब यहाँ पर भी उसका मकबरा बना हुआ है दिल्ली के पास। तो बलबन का एक बड़ा बेटा जो था वो वहीं पर मारा जाता है मंगोल आक्रमण में, जब वह इस सुरक्षा पंक्ति पर बैठा हुआ था। दूसरा बेटा यहां था बुगरा खान, फिर वो डर भी गया कि कहीं बुगरा खान भी मारा ना जाए, इसलिए उसको उठा करके बंगाल में दे दिया, बंगाल में उसकी नियुक्ति कर दी। तो ये फिर क्या हो जाता है, थोड़ा सा असुरक्षित हो जाता है। लेकिन अब बलबन को देखते हैं कि बलबन ने मंगोलों के प्रतिरोध के लिए एक ठोस नीति बनाई, और ऐसी नीति बनाने वाला वह पहला शासक था। ऐसी नीति बनाने वाला क्या था, वह पहला शासक था। इस प्रकार से हम क्या देखते हैं, ठोस मंगोल नीति उसने क्या किया, उसने ठोस मंगोल नीति बनाई, मंगोल नीति बनाई, जिसके तहत हम क्या देखते हैं, जिसके तहत उसने क्या किया, उसने मंगोलों से या मंगोल नेता हलाकू भी कहते हैं, हलाकू कह देते हैं, हलाकू से द्वैत संबंध बनाए। और दूसरा क्या है, मंगोलों का कठोर प्रतिरोध किया, मंगोलों के खिलाफ प्रतिरोधक शक्ति भी विकसित की। एक तरह से क्या किया, जैसे हम देखते हैं चाइना के साथ,
वर्तमान में हम चाइना के साथ यही नीति लगभग देखेंगे कि हम क्या करते हैं, चाइना के साथ संबंध भी बनाते हैं, द्विपक्षीय संबंध है, हम बातचीत भी करते हैं, विदेश मंत्री मिलते हैं, जब भी होता है तो बातचीत करते रहते हैं। उसके राजदूत हमारे यहाँ है, हमारे राजदूत वहाँ पर है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब सेना की बारी आती है तो हम उसके सामने जाके खड़े भी हो जाते हैं कि आपको इधर नहीं आना है। तो लगभग यही स्थिति बलबन के समक्ष भी थी कि मंगोलों को रोकना बड़ा मुश्किल था। तो बलबन ने प्रयास किया कि पहले जो मंगोलों का नेता है उससे मिल लिया जाए। एक बार अपने राजदूत को भेजा, जो हलागू है उसका पोता था, चंगेज खान का पोता था, उसका स्वागत भी किया, खूब साज सम्मान दिया, खूब बढ़िया संबंध बना लिया। लेकिन जब मंगोल आक्रमण करने के लिए आते थे उसको रिटेलिएट भी कर लेता था। इस तरह से एक ठोस मंगोल नीति सबसे पहले कौन बनाता है, बलबन ही बनाता है। हालांकि इसकी मंगोल नीति बहुत सफल नहीं रही और हम देखते हैं कि सल्तनत की सीमा सिंधु नदी से सिकुड़ के ब्यास नदी तक, ब्यास नदी मतलब आप कहें कि पंजाब हिमाचल की सीमा तक पहुंच जाती है। यहां लिख सकते हैं, हालांकि मंगोलों की जो नीति रही, हालांकि इसकी नीति बहुत सफल नहीं रही, लिख सकते हैं, हालांकि बलबन की मंगोल नीति बहुत सफल नहीं रही, नीति बहुत सफल नहीं रही। क्योंकि सल्तनत की सीमा घटकर कहां चली आती है, सीमा सिकुड़कर सिंधु नदी से ब्यास नदी तक आ गई, सिंधु नदी से ब्यास नदी तक आ गई, ब्यास नदी तक आ गई। यानी उसकी सीमा हम क्या देखते हैं, सिकुड़ गई। सिंधु नदी देखते हैं कि ऊपर में है और ब्यास नदी भारत में आ जाता है। प्रतिरोधक शक्ति क्या होता है, प्रतिरोधक शक्ति मतलब होता है कि रिटेलिएट करने की शक्ति, यानी हम किसी को रोक रहे हैं। प्रतिरोध मतलब ही रोकना होता है, ठीक है ना। चौरसिया, ये सब मुझे यहां जानकारी नहीं होती है। गजनी वर्तमान में अफगानिस्तान में है ना, ये सब बात नहीं समझ पाते हो। मैंने कहा है भैया मैप नहीं देखोगे तो कैसे काम चलेगा, सारी बातें मैं कहां से समझा पाऊंगा अगर आप मैप देखना नहीं समझोगे। ये बहुत बड़ा दोष रहा है इस क्लास का कि बच्चे, मैंने सोचा भी नहीं था कि इस लेवल पर होंगे, वो छोटी छोटी बात नहीं समझेंगे। अब देखो यहां समझना हमें क्या था, समझना कुछ नहीं था। ये जो आप एरिया देखते हैं इसमें इंडिया लिखा हुआ है, ये बॉर्डर लाइन दिया हुआ है, भारत का क्षेत्र है। इसके ऊपर का हम ये एरिया देखते हैं, बॉर्डर लाइन खींचा हुआ, ये पाकिस्तान का क्षेत्र है। इसके ऊपर का क्षेत्र वह अफगानिस्तान का क्षेत्र है। और गजनी यहां पर लिखा हुआ है। कहां गजनी होना चाहिए, उत्तर प्रदेश में। कहां होना चाहिए गजनी, पाकिस्तान में। ये बॉर्डर मैंने मैप क्यों दिखाया, मैं तो ऐसे ही वर्बली कह देता। तो मैप दिखाने के बाद भी अगर आप प्रश्न नहीं समझ पाए, इसका मतलब है कि आप मैप को आइडेंटिफाई ही नहीं कर पा रहे। तो ऐसे मत पढ़िए, आपको एटलस के साथ चलना चाहिए। ऑक्सफोर्ड वगैरह का एटलस आता है, उसको खरीदिए। स्कूल में एटलस मिला है तो उसको देखिए। अब वैसी पढ़ाई मत करिए जो आपने आज तक किया है, थोड़ा सा यहाँ पर मेहनत बढ़ानी पड़ेगी, तभी जाकर के आप मतलब दौर में आ पाएंगे, रेस में आ पाएंगे। रेस में नहीं है, रेस में हमें आना है, ठीक है। मैप किस लिए लाते हैं, इसीलिए ना। हमने देखा हालांकि बलबन की मंगोल नीति बहुत सफल नहीं रही, क्योंकि सल्तनत की सीमा सिकुड़कर, हम क्या देखते हैं, सल्तनत की सीमा सिकुड़कर सिंधु नदी से ब्यास नदी तक चली आती है। यह धीरे धीरे पीछे चली आती है। यानी बहुत प्रयास किया इसने कि रोका जाए, लेकिन फिर भी रोकना संभव नहीं होता है, संभव नहीं होता है। तो इसने क्या किया, एक तरह से हम अगर आकलन करें, तो अगर बलबन का हम आकलन करें तो बलबन का आकलन हम किस रूप में करेंगे, बलबन का आकलन अगर करें, या बलबन कैसा था, क्या कहना चाहेंगे। बलबन ने ही सल्तनत को ठोस आधार प्रदान किया। बलबन ने क्या किया, बलबन ने सल्तनत को ठोस आधार प्रदान किया, ठोस आधार प्रदान किया।
यानी इसने बहुत सारे ऐसे संशोधन किए, बहुत सारे ऐसे नियम कानून लागू किए जिससे सल्तनत ज़्यादा व्यवस्थित हो सका, ज़्यादा व्यवस्थित हो सका। इस तरह से हमने क्या देखा कि ठोस आधार प्रदान किया। इसने भले ही अधिकारियों के प्रति कठोर रवैया अपनाया हो, भले ही अधिकारियों के प्रति कठोर रवैया अपनाया हो, लेकिन सामान्य जनता के प्रति इसने सौहृदयता दिखाई। जनता के प्रति इसने क्या किया? इसने सौहृदयता मतलब हृदय से सौहृदयता दिखाई या स्नेह दिखाए। इतना भारी शब्द नहीं ले पा रहे हैं तो मैं लिख देता हूं के प्रति इसने स्नेह दिखाया। इसने क्या दिखाया? स्नेह दिखाया। हालांकि बलबन की मृत्यु के बाद दरबार में क्या हो जाता है? मृत्यु के पश्चात दरबार में पुनः वही लड़ाई झगड़े प्रारंभ हो गए। फिर से वही लड़ाई झगड़े प्रारंभ हो गए। बलबन की मृत्यु के बाद जो जहां था वही यहां पर बन जाता है, जो वही यहां पर हो जाता है। ठीक है। द्वैत संबंध क्या होता है? द्वैत संबंध, पंजाब वाला ही बठिंडा है, उसी को पहले तावर हिंद कहते थे। द्वैत संबंध का मतलब है, द्वैत मतलब होता है दूत। दूत मतलब एम्बेसडर। यानी जब हम अपने राजदूत को दूसरे देश में नियुक्त करते हैं और दूसरे देश का राजदूत अपने देश में नियुक्त होता है, एम्बेसडर नियुक्त होता है, तो उसको हम कहते हैं द्वैत संबंध स्थापित होना। द्वैत और द्वैध में अंतर है। द्वैध का मतलब है डायरकी, वो अलग चीज। द्वैत संबंध का मतलब है कि हम अपने राजदूतों का आदान प्रदान करते हैं। जैसे चाइना, देखिए चाइना और पाकिस्तान से हमारी दुश्मनी है, मतलब एक तरह से वह दुश्मनी भरी निगाह से हमें देखता है, लेकिन इस दुश्मनी के बावजूद भी भारत और चाइना के बीच में द्वैत संबंध है। यानी हमारे राजदूत वहां हैं, उसके राजदूत हमारे यहाँ हैं। ये आधुनिक संकल्पना है कि हम, जैसे कोई दो देशों के बीच में तनाव होगा तो तनाव के लिए डायरेक्ट राष्ट्रपति को फोन नहीं करेंगे ना, पहले उसके राजदूत को बुला लेंगे कि भाई आपसे हमें ये दिक्कत आ रही है, आप अपने राजा या राष्ट्रपति को समझाइए। जैसे भारत के साथ किसी को दिक्कत होगी तो भारत के राजदूत को पहले बातचीत करने के लिए बुलाया जाएगा, क्योंकि वह भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा होता है। तो ऐसे द्वैत संबंध कहाँ स्थापित किए गए? इसको हम कहते हैं एक तरह से कूटनीतिक संबंध के लिए हम अपने एक विशेष प्रतिनिधि को किसी दरबार में रखते हैं। इस तरह से हम क्या देखते हैं कि यहाँ IRS ऑफिस कह सकते हैं कि यहाँ पर कि IRS जो होता है, IRS नहीं, आपने क्या लिखा? IRS लिखा या IFS लिखा? IRS नहीं होगा भैया, UPSC से IFS होता है, फॉरेन सर्विस होता है। देखिए IFS नाम से दो सर्विस, IFS, ठीक है ना। जब आप UPSC देंगे तो एक तो IAS बनते हैं, दूसरा IPS बनते हैं, IRS है। एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पद है IFS, जो बहुत लोग प्रेफर नहीं करता है, क्योंकि सब लोगों को भारत में आकर के बनना है SP और कलेक्टर। तो IFS वही करता है जिसका एलीट क्लास का बैकग्राउंड भी रहा हो, या मान लो कि आपको कैडर आवंटित हो गया। तो IFS का मतलब होता है इंडियन फॉरेन सर्विस, विदेश सेवा, यानी भारतीय विदेश सेवा। यानी आपकी सर्विस जो होगी विदेश होगी या विदेश मंत्रालय से जुड़ी होगी। लेकिन दूसरा IFS जो होता है उसकी एक नियुक्ति भारत में होती है, उसको हम कहते हैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस भी IFS कहलाता है, इंडियन फॉरेन सर्विस भी IFS कहलाता है। जो फॉरेस्ट सर्विस है वो ऑल इंडिया सर्विस है। जैसे IS क्या है? ऑल इंडिया सर्विस। 3 ही सर्विस ऑल इंडिया के हैं जिसके की नियुक्ति ऑल इंडिया में कहीं हो सकती है। 3 ही पद ऐसे, पहला IS है, दूसरा IPS है और तीसरा
IFS है। IFS मतलब फॉरेन सर्विस नहीं, फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। और IFS जो है यह विदेशों के लिए नियुक्त होता है, तो IRS नहीं होगा। हालांकि बलबन की मृत्यु के बाद हम क्या देखते हैं कि दरबार में फिर से वही लड़ाई झगड़े प्रारंभ हो देते हैं। यहां एक लाइन और भी हम जोड़ सकते हैं या आगे के क्लास में लेंगे कि मंगोल साम्राज्य तथा भारत पर मंगोल आक्रमण, पूरा तो नहीं ले पाएंगे लेकिन यहां पर यह हमें समझना जरूरी हो। मंगोल साम्राज्य तथा भारत पर मंगोल आक्रमण, यह हमें जानकारी लेने की आवश्यकता होगी। ये मंगोल कौन से, मंगोल शब्द बना कहां से? एक क्षेत्र का नाम है मंगोलिया, जिसके रहने वाले लोग को हम मंगोल कहते हैं। जैसे इंडिया में रहने वाले लोग को हम इंडियन कहते हैं, उसी तरह से मंगोल में रहने वाले लोग को मंगोलिया में रहने वाले लोग को हम क्या कहेंगे? उसको कहेंगे, देखिए ये वाला क्षेत्र अगर आप देख पाए तो शायद आपके पास ये दिख जाएगा। ये क्षेत्र कहाँ है, कुछ आइडेंटिफाई कर पाएंगे? ये तो भारत का क्षेत्र है, ये चाइना है, और चाइना के ठीक ऊपर ये मंगोलिया है। यही मंगोलिया में जो लोग रहते थे, इसका नाम था एक शासक का, उसका नाम था चंगेज खान। चंगेज खान यहीं का शासक था और इसने पूरे जहां तक आप देखते हैं अपने राज्य की स्थापना की। जो कलर आप दिख रहा है ना, वह उसका ही राज्य था। एक समय इतने बड़े राज्य की उसने स्थापना की और वह अब इस रास्ते से क्या कर रहा है? भारत की तरफ एंट्री करना चाहता है। इसी को हम कहते हैं मंगोल आक्रमण। यानी मंगोलिया में रहने वाले मंगोल ने जो बड़ा राज्य स्थापित किया था, वही भारत की तरफ आक्रमण करने के लिए जब आता है तो उसको हम कहते हैं कि भारत पर मंगोल आक्रमण हुआ है। इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे, अगले क्लास में करेंगे, ठीक है? इसकी चर्चा हम क्या करेंगे? अगले क्लास में करेंगे, क्योंकि दूसरे क्लास का समय हो रहा है। यहां हम कर देते हैं क्लास को द एंड कर देते हैं। इस चैप्टर को मैं आपके साथ दे देता हूं, यहां पर कर देते हैं क्लास को द एंड। कल मैं आता हूं, कल तो ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। कल आपका चैप्टर क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा ये वाला। फिर दूसरे सल्तनत काल के दूसरे भाग में हम एंट्री कर जाएंगे। तो कल मैं फिर आता हूं आपके साथ क्लास में। इतना आप याद रखिएगा। देखता हूं इस पर अगर कोई प्रश्न 2 बजे के बाद में डालता हूं, आप लोग अलर्ट रहिएगा। आज तो मैंने मेंशन नहीं किया है कि क्वेश्चन कहां से पूछूंगा, लेकिन क्वेश्चन तो कहीं से भी पूछा जाएगा, तो आपके PDF से होगा। कोई नया क्वेश्चन मैं पूछता नहीं हूं। हाँ, पूछने का तरीका अलग हो सकता है और उसी में आप उलझ भी जाते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए ठीक है। चलिए फिर दूसरे क्लास के साथ जुड़िए। बाय एंड टेक केयर।